वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम हिंदी साहित्य में हिंदी काव्य के बारे में जानेंगे। और आपको पता होगा हिंदी काव्य जो है आपकी पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। और ख़ास करके मिड टर्म की जो परीक्षा होनी होती है बीए फर्स्ट सेमेस्टर की, तो उसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और किन टॉपिक से अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आखिरकार उन टॉपिक्स को आपको कैसे तैयार करना है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है, तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सारे प्रश्न वहीं से आने वाले हैं। तो आपका लगभग 15 से 20 नंबर आपका तैयार हो जाता है। यानी कि लगभग 15 नंबर का पेपर लगभग आता है। ठीक है, 10 नंबर आपका अलग से तरीके से मिलता है। तो यानी कि 75 नंबर का उधर, 25 इधर, कुल मिला करके आपका 100 हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है मिड टर्म की परीक्षा। तो ये आपके कॉलेज में ही होती है। तो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर ये परीक्षाएं हो रही हैं तो आप बड़े आसानी से इन टॉपिक्स को तैयार करके अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण कर सकते हैं परीक्षा को। और एक विधिवत तरीके से आप अनुभव ग्रहण कर सकते हैं आने वाले सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि जो हम, अगर आपने अभी तक हमारे मॉडल पेपर को नहीं देखा 2022 वाला मॉडल पेपर, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, चाहे मिड टर्म की परीक्षा हो चाहे सेमेस्टर की परीक्षा हो। ओके, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। बात करें हिंदी साहित्य में हिंदी काव्य की, तो हिंदी काव्य से पहले देखिए डीडीयू में आपको मिलता होगा दो पेपर, एक तो हिंदी काव्य को पढ़ना पड़ता है और एक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी काव्य दोनों को हमने समाहित करके बताने का प्रयास किया। यानी कि 203 ये दोनों आपके समाहित कर दिए जाएंगे। 201 में भी कुछ मात्रा में यह समाहित कर दिया जाएगा। यानी कि आपका कोई भी पेपर होगा, सब इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका तैयार हो जाएगा। सबसे पहली बात, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और आपको बता दूं कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का यह वीडियो होगा उन सभी छात्र छात्राएं, महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए होगा जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। आइए जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम तैयार कर लें तो मिड टर्म की परीक्षा हमारी यूँ निकल जाएगी। इसमें आपका पहला टॉपिक होता है भाई आदिकाल। आदिकाल की अगर मैं बात करूं तो आदिकाल में जैसे कि देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको आदिकाल में क्या पढ़ना है, तो हिंदी साहित्य में आपको जो है आदिकाल में खास करके आपको आदिकाल की विशेषताएं पढ़ लेने हैं। आदिकाल आप सभी को पता होगा, आदिकाल में भी कई सारी चीज़ें होती हैं। आदिकाल को डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ला रसाल जी ने आदिकाल कहा। ठीक है, इसी प्रकार से आपने देखा होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल कहा। और एक प्रकार से आप देखेंगे चारण काल भी उन्होंने कहा, सजेशन किया। पंडित राहुल शंकरत्या ने सिद्ध सामंत काल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने इसको वीर काल की संज्ञा दी। तो कुल मिलाकर के ये अलग अलग नाम वीरगाथा काल के ना जाने जाते हैं। वैसे आदिकाल के बारे में एक वीडियो सेपरेटली चैप्टर 2 नाम से मैंने बना दिए, तो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से एक प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा बड़े आराम से। चूंकि आदिकाल में आप देखेंगे तो चूंकि 3 तरीके की रचनाएं हमको मिलती हैं। एक तो धार्मिक साहित्य लिखे गए, धार्मिक साहित्य में जैसे कि जैन साहित्य होगा, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ये सब मिलते हैं। और दूसरा है लौकिक साहित्य और तीसरा है प्रशस्ति मूलक चरित्र काव्य साहित्य। यानी धार्मिक साहित्य में आपको पता होगा जैन साहित्य में चीज़ें लिखी गई, जो मुनि वगैरह होते थे वो सब लिखते थे। सिद्ध साहित्य में आपको पता होगा जो सिद्ध हुए हैं कन्हपा और ये सब, ठीक है, ये सब लिखने का प्रारंभ करते थे। लुइपा, डुइपा, कण्हपा, ये सब, ठीक है, सरहपा, ये लोग। इसके अलावा नाथ साहित्य में आपको पता होगा नौ नाथों का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, तो वो नौ नाथ। इसके अलावा लौकिक साहित्य में आप ढोला, मारू, दुहा हो गया, जय जयचंद्र प्रकाश हो गया, जय मयंक जस चंद्रिका हो गया, बसंत विलास, खुसरो की पहेलियाँ बहुत सारी, ठीक, चंदायन रचना। प्रशस्ति मूलक काव्यों में आप पृथ्वीराज रासो देखते हैं, खुमान रासो देखते हैं, यानी जितने रासो काव्य, बेसल देव रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो, ये सब जो है, परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। वैसे आदिकाल की विशेषताओं को लेकर के प्रश्न आपसे पूछेगा। विशेषताएं मैंने ऑलरेडी बता रखी है। एक तो आदिकाल में खास करके विविधतापूर्ण साहित्य था। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य रचनाएं, ये सब जो है ये सब विविधतापूर्ण साहित्य था। अलग अलग प्रकार से साहित्य लिखे जा रहे थे आदिकाल में। और बाह्य आचार्यों का खंडन और अंतर साधना पर बल दिया गया, यानी कि जो बाह्य आचार्य थे उनको खंडित किया गया। जो चली आ रही थी चीज़ें, यानी गंगा में डुबकी लगाने पर कुतिया पवित्र नहीं होती है, ये बात इन लोगों ने कहा। और नाथपंथी योगी जो हैं एक प्रकार से जो कर्मकांड है, जो वर्ण व्यवस्था थी, वो सब जो वेदों में बताई गई चीज़ें थी उसको नकारने का प्रयास किया इन लोगों ने। और अंतर साधना पर बल दिया है। ठीक, इसके अलावा
इसमें आप देखेंगे आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे लोग, जो राजा के कवि हुआ करते थे, चारण भाट हुआ करते थे वो लोग, मतलब खूब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके अपने राजा के बारे में बताना, ये चीज़ें हुआ करती थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि वीर रस की प्रधानता इनके काव्य में मिलती है। युद्धों का सजीव चित्रण करते हैं लोग, वीर और श्रृंगार रस का समन्वय भी मिलता है, और भी तमाम प्रकार के रस की अनुभूति यहाँ पर देख सकते हैं। प्रकृति चित्रण भी इन लोगों ने किया है। राष्ट्रीय भावना का संकुचित रूप मिलता, चूँकि राज्य छोटे-छोटे हुआ करते थे, तो कोई भी एक बड़े लेवल का राष्ट्रीय एक प्रकार से जागरण या राष्ट्रवाद की भावना नहीं विद्यमान थी। बस अपने राज्य को सबसे ऊँचा करना है, अपना राज्य ही सबसे बेटर है, ये सिद्ध करना इन कवियों का काम था। लोक जीवन की अवहेलना की गई, केवल राज्य पाठ की चीज़ों के बारे में ही लिखा गया। इतिहास की उपेक्षा की गई है, सारे चीज़ें इतिहास पर आधारित नहीं है, ठीक है? यानी साहित्यिक शैली में लिखे गए हैं, लेकिन ऐतिहासिक शैली को ध्यान में नहीं रखा गया है। रासो ग्रंथ परंपरा, इसमें आप देखेंगे तमाम प्रकार की, जैसे पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, खुमान रासो, ये सब आते हैं। भाषा, कई प्रकार की भाषा का प्रयोग है, आप देखेंगे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज भाषा, राजस्थानी, मिश्रित खड़ी बोली, अरबी, फारसी, ये तमाम प्रकार की भाषाओं का प्रयोग भी आप इनमें देखेंगे। डिंगल और पिंगल भाषा भी इसमें एक ज़बरदस्त तरीके से प्रयोग हुआ करती थी, ठीक है? इसके अलावा अलंकार योजना में कई प्रकार के अलंकारों का प्रयोग होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार से लेकर के अनुप्रास के कई रूप प्रस्तुत हमारे समझ, जैसे कि वृत्यानुप्रास, छिकानुप्रास, लाटानुप्रास, ये सब भी हमको दिखाई पड़ते हैं। कई प्रकार के छंदों का प्रयोग, लगभग आप देखिएगा कि अकेले पृथ्वीराज रासो में आप देखेंगे तो लगभग 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है इसमें। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। छंद वैविध्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। कई प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें हुआ, जैसे कि आप देखेंगे सोरठा, चौपाई, गाहा, छप्पई, अरिल, तोटक, तोमर, और इसके अलावा तोमर गाथा, पदारी, आरल, मतलब कि आर्या, रोला, उलाला, घनाछरी, सवैया, कुंडलिया, कवित, आल्हा, हरिगीतिका, ये तमाम प्रकार के छंदों का प्रयोग ये लोग करते थे। काव्य रूप इनमें एक प्रकार से खास करके देखेंगे आप कि दो काव्य के रूप मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है? एक तो आपके होते हैं भाई प्रबंध, और एक होता है फुटकल चीज़ें, ठीक? तो कुल मिलाकर के दो मुक्तक और प्रबंध, दो काव्य हमको मिले हैं। ओके, तो ये था एक प्रकार से आदिकाल के बारे में कुछ बातें जो कि आपको जाननी चाहिए थी। आदिकाल के अगर आप जो है हिंदी काव्य में जाइएगा, चूँकि ये हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको, चूँकि एक किसी किसी विश्वविद्यालय में 2 पेपर होते हैं और बाकी सभी विश्वविद्यालय में 1 ही पेपर होगा। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है जानना, उसमें इतना ही आएगा। लेकिन अगर हिंदी काव्य वाले पेपर की बात किए तो हिंदी काव्य में आदिकाल की विशेषताओं को प्रश्न नहीं आएगा। आदिकाल में जैसे कि गोरखनाथ से प्रश्न आ गया, एक आध गोरखनाथ का परिचय दीजिए, या जो है आदिकवि जो एक प्रकार से क्या है भई, जो है उनका क्या नाम है, विद्यापति, उनके बारे में बताएँ, या आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अमीर खुसरो के बारे में बताएँ, तो ऐसे प्रश्न आपसे आएगा। दूसरी बात ये है मध्यकाल। मध्यकाल में आपको पता होगा, मध्यकाल में कई 2 काल होते हैं, एक तो उत्तर मध्यकाल और एक पूर्व मध्यकाल। बात की जाए जो है आपके पूर्व मध्यकाल की, तो उसको भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा भक्ति काल जो था उसके बारे में आपको थोड़ा-सा जानना पड़ेगा। भक्ति काल की बात की तो 2 शाखाएँ मुख्य रूप से भक्ति काल की होती हैं। एक तो निर्गुण धारा, एक सगुण धारा। निर्गुण धारा में एक ज्ञानाश्रयी शाखा है, प्रवर्तक उसके कबीरदास हैं। एक प्रेमाश्रयी शाखा है, उसके प्रवर्तक मुल्ला दाऊद हैं। सबसे प्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी आपके पाठ्यक्रम में संकलित। इसके अलावा कबीरदास आपके पाठ्यक्रम में संकलित है ज्ञानाश्रयी के। सगुण जो भक्ति धारा है उसमें आप देखिएगा राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा। जो कृष्ण भक्त शाखा, इसके प्रवर्तक सूरदास जी माने जा सकते हैं, राम भक्त शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास जी को मान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस ज़बरदस्त तरीके से, सूरदास की सूर सागर हो ले सकते हो, कबीरदास का बीजक ले सकते हो, ठीक है, साकी सबर रमैनी उनमें से। तो इस प्रकार से ये सारे लोग, और जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना आपको पता ही होगा, जो है सबसे फेमस रचना कौन सी उनकी है? पर वैसे तो अखरावट पद्मावत ये सब है, सॉरी पद्मावत सबसे फेमस रचना है, अखरावट वगैरह भी है, आखिरी कलाम भी है, ठीक? तो कुल मिलाकर के ये तमाम प्रकार की चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। वैसे अगर मैं संत काव्य की प्रवृत्तियाँ और विशेषता बताऊँ, संत काव्य मतलब क्या? एक प्रकार से जो निर्गुण शाखा थी उसका जो ज्ञानाश्रयी शाखा, वो संत काव्य धारा है, उसमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती रही है। रूढ़ियों और बाह्यचार्यों की निंदा करी है कि कबीर ने खुद ही कहा है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये बताया, ठीक है। और कबीर जो है कहीं न कहीं पे निर्गुण राम के विषय में कहते हैं कि पानी ते अति पातरा और धुआँ से अति झीन, मैं क्या जानूँ राम को, नैन कबहु न दीठ। यानी आँखों से नहीं देखा, वो पानी से भी पतले हैं, धुएँ से भी कहीं न कहीं पे
अधिक जो है वो है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने कहा कि कबीर की दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का परम है जान आना। तो कुल मिलाकर के इन लोगों ने भी एक प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करी। सगुण दशरथ सुत राम से ये भिन्न राम के बारे में बताते हैं। यानी कि जो निर्गुणों के राम है, ये आराध्य जिनको बनाया वो दशरथ जी के पुत्र नहीं हैं, वो घटवासी हैं, मृग की कस्तूरी के समान है, वह जंगलों में ढूंढता फिरता है। तो ये एक प्रकार से यानी निर्गुण राम के बारे में ये लोग जो है कबीरदास वगैरह किया करते थे। ठीक, अंत साधना पर बल दिया कबीरदास ने। ठीक है, उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये कबीरदास ने कहा। इसके अलावा हिंसा का विरोध किया। कबीरदास ने ही कहा कि दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय, और या तो खून व बंदगी कैसे जो है खुशी खुदाए। यानी इस प्रकार से हिंसा का विरोध किया है ज़बरदस्त तरीके से। और इसके अलावा गुरु की महिमा और हरिनाम की महत्ता के बारे में बताया। कबीर का एक दोहा आपको पता होगा, गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गो पाओ, बलिहारी गुर आपने गोविंद दियो बताए। ये सब आप देखिएगा, निर्गुण जो शाखा है यानी निर्गुण धारा में जो ज्ञानाश्रयी शाखा है यानी कि संत काव्य धारा है, उसकी कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा संसार की असरता का वर्णन किया गया है, सत्संगति की महिमा है, अहंकार का त्याग किया गया है। चूँकि कबीरदास कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलित साकरी तामे दो न समाए। यानी कि जब मैं मतलब होता है अभिमान, जब अभिमान था तब हरि नहीं, तब भगवान नहीं आएंगे, अब हरि है मैं ना आए, और अब अगर भगवान आ जाएंगे तो फिर मैं ना ही, यानी अभिमान नहीं रहेगा। प्रेम की गली बहुत साकरी है मित्रों, क्योंकि कबीरदास कहते हैं कि प्रेम की गली बहुत साकरी है, बहुत पतली है, इसमें दो नहीं समा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि या तो अभिमान रहेगा तो प्रभु रहेंगे, ये चीज़ें। और रहस्यात्मकता भी कबीर के यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी, जैसे कि दुल्हिन गावो मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तो कुल मिलाकर के रहस्यवादी कवियों में भी संत कबीर का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है, और शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है, ऐसा डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे माया का खंडन किया गया, कहा गया कि माया महा ठगिनी हम जानी, कबीरदास ने ही कहा। नारी के वासनात्मक रूप की निंदा की गई है। कबीर कहते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, और कबीरा तिनकी कौन गति जे नित नारी संग। ठीक इस प्रकार से। और इसके अलावा आप देखेंगे दार्शनिक भावना भी दिखाई पड़ती है, मानवतावादी चिंतन भी है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देखेंगे संत काव्य धारा में ये सब विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद में जो दूसरी धारा आती है भक्ति काल की, अब देखिए बड़े ध्यान समझिएगा, भक्ति काल की दूसरी जो काव्य धारा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रेमाश्रयी, सूफी काव्य धारा जिसको कहते हैं। उसमें जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद, ये सब फेमस है। मुल्ला दाऊद शेख रहीम, कासिम शाह, हुसैन अली शेख निसार। ठीक है, और इसकी जो प्रवृत्तियाँ रही हैं, सबसे पहले तो प्रेम की प्रधानता रही है। दूसरी विशेषता कि लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई यहाँ पर, यानी प्रेमिका से प्रेम जो है करते समय भगवान के बाद में फिर बता दिया गया, यानी कि जो है जो भी उनके चूँकि सब मुस्लिम रहे हैं इसमें, तो वो अल्लाह के बारे में खास करके बताने का प्रयास किए। यानी कि तन चितौर मन राजा कीन्हा, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि तन चितौर मन राजा कीन्हा, और हिय सिंघल बुद्धि पद्मिन चीन्हा, गुरु सुआ जह पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। इस प्रकार से चीज़ें कही गई। इसके अलावा रहस्यवादी अभिव्यक्ति भी दिखाई पड़ती है। हिंदू मुस्लिम का एकता आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। प्रबंध राजाओं की सजना की गई है, गुरु की महानता बताई गई है, और श्रृंगारिक भावना की प्रधानता यहाँ पर आप देखिएगा। विभत्सा भी दिखाई पड़ी है, यानी कि आप देखिएगा कि जो है इस प्रकार से विभिन्नता दिखाई पड़ती है कि क्या हुआ है, फारसी प्रभाव के कारण से क्या होता है कि सूफी कवि जो है सौंदर्य वर्णन, विरह वर्णन, इन सभी में रक्त मांस का उल्लेख एक प्रकार से ऐसा करते हैं कि घिन आ जाती है। यानी विभत्स रस उसी को कहते हैं, यानी कि जब आप किसी चीज़ को देख करके घृणा लग जाती है, आपको घिन लग जाती है, तो विभत्स रस की उत्पत्ति होती है, विभत्स। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से क्या होता है कि उन्होंने मतलब कि आप देखिएगा एक पंक्ति है कि हिया काढ़ जन लीन्हे सहाथा, और रूहिर भरी अंगुरी तेहि साथा। इसी प्रकार से इतना ही नहीं, आप देखिएगा बीरा के वर्णन में रक्त के आंसू गिरना, यानी कि खून के आंसू गिरना, मांस का गल जाना, शरीर का सूख करके कट कर गिर जाना। ठीक इस प्रकार से जलकर कोयला बन जाना शरीर का। यहाँ पर देखेंगे कि रक्त ढरा आंसू गरा, और हाड़ भयो सब शंख, धन सारस हो जरि मोई, पीयू समेट ही पंख। इस प्रकार का वर्णन है, यानी कि एक प्रकार से विभत्स वर्णन है। ठीक है,
विभत्सता यहाँ पर देखी जा सकती है। प्रकृति वर्णन भी किया गया अच्छे तरीके से। 12 मासा का वर्णन है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है, ऊहात्मक शैली, उपमान शैली, रहस्यात्मक शैली, कई प्रकार की शैलियों का प्रयोग है। जैसे कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हों बिरहे जारी, 14 करा चांद परगासा, जनहु जरे सब धरती आकाशा। ये सब आप प्रकृति वर्णन में देख सकते हैं। लोक जीवन का चित्रण, नारी भावना, और इसमें शैतान की कल्पना भी की गई है। हठ योग का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर के आप देखिएगा मसनवी शैली का प्रयोग है, भाषा विधान भी ठीक ठाक रहा है, अवधी भाषा का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है। और ख़ास करके आप देखिएगा कि जो है छंद विधान और काव्य का जो रूप रहा है वो दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है अवधी भाषा में। इस प्रकार से चीज़ों का प्रयोग सूफी संत लोग किया करते थे। कुल मिलाकर के ये एक प्रकार से सूफी संत काव्य धारा भी एक प्रकार से आपकी परीक्षा में हो सकता है, पूछी जा सकता है, लेकिन इतना डीप में आपसे पूछेगा नहीं, आपके सेमेस्टर परीक्षा में पूछेगा। ओके, वैसे आपको मैंने बताना चाहा तो इसलिए मैंने बता दिया ताकि आप आसानी से समझ सकें। इसके अलावा जो अगला आपका आता है इसी में से, जो आपका दूसरी शाखा आती है सगुण भक्ति शाखा, इसमें 2 खंड होते हैं। पहला होता है आपका जो है सगुण भक्ति काव्य में एक तो आपकी एक कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा की अगर बात करूँ तो इसके प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस उनकी फेमस रचना है। इनके इसके अलावा बहुत सारी रचनाएं और हैं आपके पाठ्यक्रम में, तुलसीदास जी संकलित भी हैं। इसके बाद में नाभा दास, स्वामी अग्रदास और भी लोग हैं, जैसे कि लाल दास हो गए, जानकी चरण हो गए, राम प्रिया शरण प्रेमकली हो गई, ये सब लोग आते हैं। वैसे राम काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं मुख्य रूप से, चूँकि इसमें राम के सगुण रूप की उपासना की गई, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है कि राम के शक्तिशील सौंदर्य का चित्रण भी किया गया है। तीसरी विशेषता है कि विधि सम्मत धर्म का आचरण का समर्थन किया गया राम भक्त शाखा में। और इसके अलावा ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक, तुलसीदास जी को आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रुत संबति हरिभक्ति पंथ संयुक्त बिरत विवेक, और तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समाज के विविध पक्षों का चित्रण करते हैं। इसके अलावा लोक आदर्श एवं लोक कल्याण की भावना विद्यमान है। राम काव्य धारा के निर्माता ये लोक जागरण के कवि माने जा सकते हैं। इन्होंने, जैसे तुलसीदास जी की बात की जाए तो राजा दशरथ आदर्श पिता है, श्री राम जी आदर्श पुत्र हैं, सीता जी आदर्श पत्नी का रोल है, कौशल्या माता आदर्श माँ का रोल निभाती हैं, लक्ष्मण और भरत आदर्श भाई हैं, सुग्रीव आदर्श मित्र है, हनुमान आदर्श सेवक हैं। इस प्रकार से एक आदर्शात्मक तरीके से लोक आदर्श और लोक कल्याण की दृष्टि से काव्य लिखे गए राम भक्त शाखा के। आप देखिएगा राम काव्य के जीवन में मूल्यांकन अगर किया जाए तो इसकी कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा छोटे भाई की कर्तव्य बताती हुई सुमित्रा लक्ष्मण से क्या कहती हैं कि तात तुम्हारी माँ तो वैदेही और पिता राम सब भांति स्नेही। यानी कि हे तात, तुम्हारी माता कौन है? वैदेही हैं। यानी कि कौन है? वैदेही मतलब क्या होता है? वैदेही मतलब क्या होता है? यानी कि अब से जब वो वन गमन के लिए प्रस्थान करते हैं उस समय का ये है कि तात तुम्हारे माँ तो वैदेही, की सीता तुम्हारी माता के समान आस्य हो गई, और पिता राम सब भांत सनेही, और पिता राम जी हो जाएंगे। जो पे सिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नहीं। अगर जो है राम और सिया वैसे एक प्रकार से बन जा रहे हैं तो आप उनके साथ जाइए, अवध में तुम्हारा क्या काम है? यहाँ पर वहीं पर आपका काम है जहाँ पर वो है। इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ी हैं। इसके अलावा गुरु का महत्व भी बताया गया है। ठीक है, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि दिए मतलब ही होती, इस प्रकार से बताया गया है। और सेवक सेव्य भाव की भक्ति दिखाई पड़ती है, भाव व्यंजना भी है, दार्शनिकता का भी प्रयोग किया गया है, प्रकृति चित्रण भी अच्छे तरीके से हुआ है। और जो है प्रबंधात्मक काव्य यहाँ पर ज़्यादा लिखे गए हैं प्रबंध शैली में, यानी कि जैसे रामचरितमानस जो हो गया एक प्रबंध शैली में है। इसके अलावा काव्यगत शैली में बात की, दोहा चौपाई के काव्य लिखे गए हैं, कवि सवैया के भी काव्य हैं, दोहों में अध्यात्म धर्म और नीति के काव्य हैं, बरवे छंद भी कहीं कहीं न कहीं पे आए हैं, सोहर छंद भी आपको मिलेगा, विनय के पद भी मिलेंगे, लीला के पद दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से चीज़ें, भाषा खास करके आप देखिएगा अवधी भाषा का प्रयोग है। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गया राम भक्त शाखा। जो अगली कृष्ण भक्त शाखा की बात की तो इसके प्रवर्तक आप देखेंगे सूरदास जी हैं। इसके अलावा
कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, नंदा, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी और इसके अलावा मीराबाई, रसखान, नरोत्तम दास, ये सब यानी अष्टाव के कवि और भी कुछ रचनाकार। ओके, इसमें काव्य रचना का आधार जो है कृष्ण लीला का गान करना रहा है, पहला इसकी विशेषता। दूसरी विशेषता कि कृष्ण लीला में वात्सल और श्रृंगार की प्रधानता रही है, लोक जीवन की उपेक्षा की गई है, भक्ति भावना दिखाई पड़ती है, प्रकृति का चित्रण भी किया गया है अच्छे तरीके से, सांस्कृतिक पक्ष भी ठीक ठाक है, दार्शनिकता भी है, उत्कृष्ट भाव व्यंजना की गई है, गुरु की महिमा का वर्णन भी बताया गया है। तो कुल मिलाकर के भाषा यहाँ की जो है ब्रज भाषा रही। ठीक, सूरदास सबसे महान कवि माने जाते हैं और कुल मिलाकर के आप देखिएगा फुटकुल रचनाएं भी आपको दिखाई पड़ती हैं। तो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये जो काव्य रहा है मध्यकाल में, भक्ति काल बहुत ज़बरदस्त रहा। इसके अलावा रीति काव्य भी आता है। रीति काव्य में आप देखिएगा उसकी जो रचना, रीति काव्य में तीन तरीके की चीज़ें आती है, तो रीतिबद्ध, एक रीति मुक्त और रीति सिद्ध, ये सब आपको पता होगा। ऑलरेडी आप मॉडल पेपर जब हमारे देखेंगे तो उसमें मैंने विस्तार से हर एक चीज़ को समझा दिया है, तो उसमें देखिएगा कई सारी विशेषताएं आपको मिलेंगी। ओके, वैसे रीतिकाल की विशेषताओं की बात की जाए तो विशेषताओं को थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। विशेषता है कि रीति लक्षण ग्रंथों की रचनाएं यहाँ पर लिखी जा रही थी और उसमें रीतियों को आधार बना करके रचनाएं लिखी जाती। केशव की कवि प्रिया हो गई, रसिक प्रिया, चिंतामणि के द्वारा रस विलास हो गया, मतिराम के द्वारा रसराज हो गया, ललित लाम हो गया, पद्माकर ने लिखा पद्म जो है पद्माभरण, ये सब रचनाएं इसी प्रकार की हैं। श्रृंगार और वीर रसों की सौंदर्य की संस्कृति की गई है, नारी के प्रति संकुचित भावना है और उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रांकन किया गया है, नायिका भेद का वर्णन है, नीति और सूक्तियों की प्रधानता दिखाई पड़ती है, सौंदर्य या रूपवर्णन की प्रधानता है और कहीं न कहीं पे लोक संस्कृति का चित्रण किया गया। भाव व्यंजना भी ठीक ठाक तरीके से है, जैसे कि बतरस लालच लाल लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहन उसे देन कहे नट जाए। ये सब अलंकार भी कई प्रकार के अलंकार हैं, यमक अलंकार का प्रयोग और विरोधाभास अलंकार। ठीक है, कई प्रकार के अलंकारों का प्रयोग, असंगति अलंकार का प्रयोग, तमाम प्रकार के अलंकारों का प्रयोग आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभिव्यक्ति शक्ति भी ठीक ठाक है, शैली में आप देखिएगा समाहार शक्ति का प्रयोग, तो कुल मिलाकर के ये भी ठीक ठाक ही रहा है। तो रीतिकाल ये भी मध्यकाल का ही, यानी कि इसको उत्तर मध्यकाल कहते हैं। इसके अलावा हमको आधुनिक काल भी फोकस कर लेना पड़ेगा थोड़ा सा आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल में आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक काल की विशेषताओं के बारे में। आधुनिक काल में आप देखिए कितने पार्ट होते, तो आधुनिक काल में आपको पता होगा भारतेंदु युग हो गया, जिसको पुनर्जागरण काल कहते हैं। उसके बाद में द्विवेदी युग हो गया, द्विवेदी युग के बाद में छायावाद, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहते हैं। छायावाद आता है, छायावाद की मैं बात करूँ तो छायावाद में भी कई सारी चीज़ें हैं। छायावाद के बाद में आप देखिएगा छायावाद के चार स्तंभ, प्रसाद पर निराला, महादेव वर्मा आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। भारतेंदु युग में आपके भारतेंदु जी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो भारतेंदु युग की विशेषताओं की बात की तो ये सब पूछा नहीं जाएगा विशेषताएं, चूंकि आपसे भारतेंदु युग की सेमेस्टर में पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर मिड टर्म में बस इतना अगर विशेषता इतना ही पूछा जाएगा विशेषताओं को लेकर के। ठीक है, तो भारतेंदु युग के बारे में विशेषता, आधुनिक काल की विशेषता समझेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा और बस इतना आपको पढ़ लेना है। आधुनिक काल के बारे में थोड़ा सा, कब से स्टार्ट हुआ है और कौन कौन से यानी आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, और विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे। वैसे आपको अगर समझना है इन सभी की विशेषताओं को, एक मेरा मॉडल पेपर देख लीजिएगा या फिर आप एक महासंग्राम वीडियो जो मैंने डाली है, 2-3 महासंग्राम वीडियो है, आप उनको देख लीजिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा बता दिया है, जो मॉडल महासंग्राम वीडियो 1 है उसको देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद में आप देखिएगा छायावदत्तर कवियों के बारे में और हिंदी साहित्य में शोध, यानी शोध किसे कहते हैं। और छायावदत्तर कवि में आपके जैसे छायावाद के बाद में जो यानी जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सब आए, इसके बारे में आपको जानना है। वैसे शोध के बारे में अगर मैं बता दूं आपको, तो शोध जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना, चूँकि एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। शोध जो है अंग्रेजी के रिसर्च शब्द से बना है और इसका मतलब होता है नए उद्देश्यों को प्राप्त करना। शोध की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दी है। विमल मोहन वर्मा जी कहते हैं कि शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं, उसकी तर्कसम्मत व्याख्या ही है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि अनेकता में एकता की सिद्धि का ही सत्य की ही सत्य है, इसी का अर्थ है आत्म का साक्षात्कार होना। और शोध का यह रूप सत्य ही उपलब्धि अथवा आत्मा के साक्षात्कार के अधिक निकट से निकट होता है। इसके अलावा आप देखिएगा अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से परिभाषा देते हैं इसकी। कुल मिलाकर के अगर आपको अच्छे तरीके से समझना तो मेरी एक बात सुन लीजिएगा, मतलब मेरी परिभाषा खुद की, या फिर आप बोल सकते तमाम सारे विद्वानों को पढ़ने के बाद में आप अपनी खुद की परिभाषा दे सकते हो कि शोध में क्या होता है। कि शोध के लिए शोध के कई नाम हैं, जैसे कि अनुसंधान, गवेषणा, खोज, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, ये सब इसी के ही एक भाग होते हैं, शोध के ही तत्व हैं। तो कुल मिलाकर के
जब क्या होता है कि किसी विषय पर या विषय विशेष के बारे में बोधपूर्ण तथ्यान्वेषण यानी कि जानकारी से परिपूर्ण हो, तथ्यों का जब अन्वेषण करते हैं हम और यथासंभव प्रभुत सामग्री संकलित करके जो भी सामग्री लगती है उसको इकट्ठा करके और सूक्ष्मतर विश्लेषण और विवेचन करते हैं, अच्छे तरीके से नए तथ्यों को, नए सिद्धांतों के उद्घाटन की प्रक्रिया करते हैं हम और नए कोई शोध निकालते हैं, कोई अच्छा चीज़ कर लेते हैं, तो वही होता है शोध। शोध के बारे में अगर बताऊं तो एक प्रकार से आप देखिएगा कि कोई भी विद्वतापूर्ण शोध ही सत्य के लिए, तथ्यों के लिए, निश्चितताओं के लिए अन्वेषण होता है। तो कुल मिलाकर के शोध, किसी चीज़ में शोध करना हुआ, आप किसी चीज़ पर रिसर्च करना हुआ, ठीक, दोबारा से उसको ढूंढना हुआ, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढ लाना, ठीक, ये चीज़ें होती है। इसकी कई सारी विधियाँ होती है कि ऐतिहासिक शोध विधि, एक वर्णनात्मक और विवरणात्मक शोध विधि है और एक प्रयोगात्मक शोध विधि होती है। शोध में कई सारी पद्धतियाँ होती है, सर्वेक्षण पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, समस्या मूलक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, वर्गीय पद्धति, क्षेत्रीय पद्धति, आगमन पद्धति, निगमन पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति, काव्यशास्त्रीय पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति, भाषा वैज्ञानिक पद्धति, शैली वैज्ञानिक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति। तो ये सब पद्धतियाँ होती है। एक बार वीडियो रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, चूँकि आपके पास टाइम कम है इसीलिए मैं थोड़ा तेज़ी से बता रहा हूँ। बाकी आप 2022 वाला मॉडल पेपर देख लीजिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा और आपकी सेमेस्टर परीक्षाओं तक आते आते मैं अच्छे तरीके से आपको इन सभी चीज़ों को बता चुका हूँगा। शोध के बारे में मैं एक लेक्चर आसानी से आपको मतलब पूरा का पूरा एक शोध के बारे में ही लेक्चर दूंगा, शोध का महत्व, शोध के बारे में हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज़ आपके समझ में आएगी और हर पॉइंट आपके समझ में आएगा। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ आपके समझ में आ गई। इसके अलावा आपको जैसे कुछ विद्वानों की जो का हिंदी काव्य है अगर आपसे पूछा जाता है, क्योंकि डीडीयू में क्या होता है कि कुछ मात्रा में आपसे 2 पेपर होते हैं तो उसमें आपको हिंदी काव्य से प्रश्न आएगा और उसमें जो व्याख्याएं होती हैं, व्याख्याओं से एक आध व्याख्या हो सकता है पूछ ले, या आपसे जो है अमीर खुसरो का जीवन परिचय पूछ सकता है, उनकी व्यक्तित्व और कृतित्व पूछ सकता है। तो इन सभी को लेकर के मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आप जो महासंग्राम वीडियोज़ हमारी है वो सारी वीडियोज़ देख लीजिएगा और मॉडल पेपर देख लीजिएगा, तो चाहे सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उसको भी हमने उसमें बता रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ से जो आपका हिंदी साहित्य के इतिहास से पोर्शन से प्रश्न पूछा जाएगा वो बस आदिकाल की विशेषता, भक्ति काल की विशेषता, मध्यकाल में आप देखेंगे रीतिकाल की विशेषता, आधुनिक काल में जैसे भारतेंदु युग की विशेषता तक हो सकता है प्रश्न आए, चूँकि कम ही प्रश्न आएगा तो इससे प्रश्न पूछेगा ये सब। और इसके अलावा आपको वहाँ से जो है कबीरदास से प्रश्न पूछ सकता है और तुलसीदास से प्रश्न पूछ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रश्न आपसे पूछ सकता है भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रश्न पूछ सकता है और बिहारी लाल से प्रश्न पूछ सकता है आपका, तो वो हिंदी काव्य में। तो आप इन सभी जो है चीज़ों के बारे में अगर पढ़ना है आपको सभी के, यानी कौन से जो है आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या संकलित है उनका, तो मैंने ऑलरेडी सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है, 72 वीडियो लगभग उसमें है, 2022 की प्लेलिस्ट है मैंने बना रखी है। उसमें आप हर एक कविता की व्याख्या देख सकते हो आसानी से। वैसे अगर आप इन सभी की विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा तो आपका कवर हो जाएगा एक पेपर। और वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आप अगर किसी दूसरे विश्वविद्यालय से हैं, डीडीयू से नहीं है, तो आपको बस इतना तैयार कर लें, इतनी विशेषता जितनी मैंने बताई इन विशेषताओं को पर फोकस कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका। कहीं पर भटकने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको मॉडल पेपर हमारा जो 2022 का है उसको अगर देख लेंगे तो कहीं पर दिक्कत की बात नहीं। आधुनिक काल को आपको पता होगा, आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है। पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी तक है। जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी काल 1900 से 1918 तक। छायावाद 1918 से 1936। छायोदत्तर काव्य जो आता है 1937 से 1953 ईस्वी तक माना जाता है, लेकिन उसमें भी कई खंड हैं। प्रगतिवाद जो 1936 से 1943 है। प्रयोगवाद 1943 से 1953 है। नई कविता 1953 के बाद से आती है 1960 तक, और 1960 के बाद वाली कविता को समकालीन कविता या एक प्रकार से सठोत्तरी कविता के नाम से हम जानते हैं। तो इन सभी की विशेषताएं अलग अलग हैं। आधुनिक काल की परिस्थितियां भी कई सारी रही हैं। 1857 की क्रांति के बाद से एक नई प्रकार की क्रांति आती है, गद्य का विकास होता है, इसीलिए आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। उसमें भारतेंदु युग जो है सबसे पहला चीज़ है। भारतेंदु युग में आप देखिएगा कई सारी विशेषताएं भारतेंदु युग की है। अगर आपको मैं बताऊं तो जैसे राष्ट्रीय चेतना का उन्मेष हो रहा था, क्योंकि आप देखेंगे धीरे धीरे क्या हो रहा था, लोगों के मन में चल रहा था कि भाई अंग्रेज लोग हम पर शासन कर रहे हैं ज़बरदस्ती एक प्रकार से। इसके अलावा सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति हो रही थी, भक्ति भावना भी जग रही थी, सिंगारिकता इसमें दिखाई पड़ रहा है। आप सभी को पता होगा प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, तो ये सब चीज़ें। इसके अलावा प्रकृति चित्रण भी हो रहा था
और हास्य व्यंग की विविधता भी यहाँ पर देख सकते हो आप। समस्या पूर्ति की जा रही थी, तो ये सब चीज़ें हो रही थी यहाँ पर। ओके, द्विवेदी युग की अगर बात की, द्विवेदी युग जो है इसको जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग की विशेषता अगर मैं बताऊँ तो इसमें द्विवेदी युग जो पड़ा है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है। और इसकी विशेषता ये है कि पहली तो राष्ट्रीयता, चूँकि आप देखिएगा यहाँ तक आते आते राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक पुनरुत्थान एक प्रकार से हो रहा था। द्विवेदी युग में आप देखेंगे मैथिली शरणगुप्त जी जैसे जो है व्यक्ति रहे, ओजस्वी कवि रहे, जिन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से लोगों के अंदर एक प्रकार से भारत भारती नामक कविता लिखकर, भारत भारती एक रचना है, उससे पूरे के पूरे भारतीयों के मन में आग सी लगा दी। इस प्रकार से आप देखेंगे मैथिली शरणगुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, राय देवी प्रसाद पूर्णगया, प्रसाद शुक्ला सनेही, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा, शंकर, ये सब जो है द्विवेदी युग के महान कवि हैं। ठीक, इसके अलावा अगर भारतेंदु की कवियों की बात की तो उसमें आपको पता होगा मुंशी सदा सुखलाल, लल्लू लाल, अंबिका दत्त व्यास, सदल मिश्रा और भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम प्रसाद निरंजनी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज, ठाकुर जगमोहन मोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। ठीक है, ये सब आते हैं उसमें। तो इसकी बात की जाए अगर जो है खास करके किसके बारे में, भाई द्विवेदी युग की जो है विशेषता राष्ट्रीयता थी, आदर्श और नैतिकता की प्रधानता यहाँ पर थी। इसमें कहा गया कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा, मैथिली शरणगुप्त ने ही कहा था। यानी मनोरंजन से कविता नहीं लिखी जाती, उसमें कुछ आदर्शात्मक चीज़ें हों ताकि उससे लोग सीख सकें। मानवतावादी विचारधारा भी अपनाई गई है और आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया है। इसके अलावा इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता खूब चढ़ा करके जो इतिहास की चीज़ें थी उसको बताने का प्रयास किया गया द्विवेदी युग में। और ख़ास करके आप देखिए हास्य व्यंग काव्य यहाँ पर लिखा गया है, चूँकि आप देखेंगे जो है द्विवेदी जी के प्रभाव के कारण से संयत और मर्यादित चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी हास्य व्यंग जो भी मिलेगा। ठीक, इसके अलावा विविध काव्य रूपों का प्रयोग किया गया यहाँ पर। ऐसा नहीं कि काव्य रूप केवल प्रबंध और मुक्तक तक की सीमित थे, अलग अलग काव्यों की रचना हुई। भाषा परिवर्तन भी यहाँ पर, चूँकि द्विवेदी युग में भाषा का परिमार्जन हुआ है, भाषा परिमार्जन हुआ। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, सरस्वती पात्रिका का संपादन उन्होंने संभाला था, तो उन्होंने कुल मिलाकर के अपने तरीके से हर एक चीज़ को जो है चीज़ें की और भाषा को शुद्ध और जो है पारनिष्ठित किया, अच्छे तरीके से भाषा को लगाया। छंदों की विविधता भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के द्विवेदी युग जो है ये काव्य सांस्कृतिक पुनरुत्थान, उदार राष्ट्रीयता, जागरण, सुधार और उच्च आदर्शों का काव्य रहा है। तो ये हो गया आपका द्विवेदी युग। इसके अलावा आता है आपका छायावाद। छायावाद की अगर बात की जाए तो छायावाद जो है ये खास करके आप देखिएगा, छायावाद में 1918 से प्रारंभ होता है छायावाद और 1936 तक चलता है, सॉरी हाँ 1918 से 1936 तक चलता है। और इसमें खास करके आपको पता होगा माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्ता हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट हो गए। और बाकी तो आपको पता होगा चार महान नायक जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, ये सब महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र मेहता, ये सब भी हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं छायावादी की अगर विशेषता की तो छायावादी विशेषता में आप देखेंगे एक तो सबसे पहले आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता छायावादियों में रही है। इसके अलावा मानवतावादी दृष्टिकोण रहा है, मानवीय सौंदर्य बोध पर भी रचनाएं आई। इसके अलावा प्रकृति के रम्य रूपों की रचना की गई, जैसे कि जो है छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन, ये सब रचनाएं लिखी जा रही थी। इसके अलावा जो है संध्या सुंदरी का मानवीय रूप निराला ने लिखा कि दिवसा मतलब कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से गुजर रही थी, वो मतलब कि उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। कामनीय कल्पना भी की गई है। ठीक है, रहस्य भावना भी दिखाई पड़ती, श्रृंगार भावना भी है। और इसके अलावा आप देखिएगा कि वेदना की प्रकृति यहाँ पर दिखाई पड़ी है, क्योंकि पंत कहते कि वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। मानवतावादी दृष्टिकोण भी है और राष्ट्रीयता की भावना दिखाई पड़ती है, दार्शनिक चिंतन भी है, विज्ञान का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा भाषा और इसमें शब्द विन्यास में भी आप देखिएगा
नए नए प्रयोग भी दिखाई पड़ते। बंगला, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, देशज सभी शब्दों का समन्वय दिखाई पड़ेगा जो है छायावाद में। छंद योजना भी ठीक ठाक है। आतुकांत और मुक्त छंद विधान कविता भी इस युग की प्रधान विशेषता रही है। संगीतात्मकता भी काव्य में दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से छायावाद काव्य की विशेषताएं मैंने बता दी। आधुनिक काल में मैं चल रहा हूँ। आधुनिक काल में छायावोत्तर काव्य में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद ये सब आते गए और इस प्रकार से चीज़ें होती गई। अब यहाँ तक आपसे उतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी सेमेस्टर वाले में पूछेगा आपसे, तो मैंने ऑलरेडी सेमेस्टर में मॉडल पेपर जो 2022 का दिया उसमें बता रखा, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और महासंग्राम वीडियो में हर एक टॉपिक के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में समझा दिया गया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी हिंदी काव्य वाला जो पोर्शन है उसी में ये चीज़ रखी गई हैं। उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास भी आपको पढ़ना है और हिंदी काव्य पढ़ना है। अब उसमें आपको जैसे गोरख बानी से जितने संकलित हैं उससे वो मैंने पढ़ा रखा ऑलरेडी, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी मैथिली शरण गुप्त का कितना है आपको पढ़ना, सॉरी मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, मतलब उनका कितना पढ़, जयशंकर प्रसाद का क्या पढ़ना है, इनका क्या पढ़ना, तो आपसे शुरुआती के 2-3 चैप्टर से शुरुआत से पूछा जाएगा, तो आप 2-3 चैप्टर तैयार कर लीजिएगा बस। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं हम चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो कुछ मात्रा तक हमने इसीलिए इतिहास को समझा दिया हिंदी साहित्य के, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको आपको बताना चाहिए और मैंने बता दिया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।